तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 4 का, जो कि आप लोगों का कल एग्जाम है, उसी के एक बहुत ही सॉरी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सीधे उस प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। तो ये रहा हम लोगों का वो प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो थंबनेल पर और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा होगा। आप लोग जाइए, जाकर वहां से कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप में आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस 119 रुपीज रखी गई है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों ने इसे लिया भी है। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई भी मुझे मिला है कि बहुत अच्छा आपने आंसर बनाया है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि लोभ और प्रीति नाटक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल मनोविज्ञान विषयक निबंधों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, लोभ और प्रीति जो नाटक है, एक बार मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आज तक मैं उस वीडियो में मतलब क्या हुआ था, राइटर का नाम थोड़ा गलत हो गया है। रामचंद्र शुक्ल की जगह पर वहां पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, लेकिन वो गलती से हो गया था। और तब से लेकर मैं लगभग जब भी वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ और बताता भी हूँ कि उस वीडियो को जब भी आप लोग देखें तो एक बार कमेंट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट में मैंने बता दिया है। वीडियो को एडिटिंग टाइम में मैं भूल गया था उसको ठीक करना। तो देखिए, लोभ और प्रीति जो नाटक है उसी का आधार पर रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखा गया है। और मनोविज्ञान विषयक जो निबंध होते हैं उसी की विशेषताएं बतानी है कि लोभ और प्रीति जो है एक मनोविज्ञान विषयक निबंध है। इसका क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताओं के कारण लोभ और प्रीति जो नाटक है वो मनोविज्ञान निबंध कहलाता है। उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग भूमिका देते हैं। आप सभी को पता है, जितने भी हमारे इस चैनल के मेंबर्स हैं सबको पता है। तो देखिए, भूमिका में हमें क्या लिखना है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकारों में से एक है। मूर्धन्य निबंधकार मतलब जो हम लोग मतलब अपने मुख से जब उच्चारण करते हैं जो वर्ण आता है मूर्धन्य वर्ण वाला। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, उनको एक अलग तरीके में रखा गया है। बहुत ही अलग प्रकार के निबंधकार हैं, बहुत ही मतलब क्या है, ज्ञानी मानी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जिनके निबंधों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मतलब ये सबसे आगे निकल कर आते हैं, इन्हीं का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। तो होता क्या है कि इनके जो निबंध हैं वो दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रारंभिक निबंध और प्रौढ़ावस्था के निबंध। तो देखिए, उनके प्रौढ़ावस्था के निबंध में भाव मनोविकार संबंधी निबंध होते हैं, समीक्षात्मक निबंध पाए जाते हैं। ये सभी के सभी प्रमुख हैं। शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार को केंद्र में रखकर 10 महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी ने 10 महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। किन किन चीजों को ध्यान में रखकर? भाव और मनोविकार को, मन में उठ रहे विकारों को लेकर उन्होंने 10 महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं, जिनमें उत्साह है, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध भाव या मनोविकार और लोभ और प्रीति भी शामिल है। लोभ का मतलब लालच होता है, प्रीति का मतलब प्रेम होता है। तो होता क्या है कि ये सभी निबंध उनके प्रसिद्ध संग्रह जो चिंतामणि है, चिंतामणि प्रथम भाग में संकलित है। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही लिखा गया है, जो कि निबंध संग्रह है और उसी में ये सारी चीजें शामिल की गई है। तो यह निबंध शुद्ध मनोवैज्ञानिक न होकर लोक व्यवहार और काव्य शास्त्रीय सीमाओं के भीतर आते हैं, जहां शुक्ल जी की दृष्टि प्रधान रूप से काव्यगत एवं जीवनगत स्थितियों को रेखांकित करने पर रही है। इन निबंधों में बुद्धि और हृदय तत्व का अद्भुत समन्वय देखने को भी मिलता है। तो जैसा कि उन्होंने स्वयं चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में कहा है कि उनकी यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो लोभ और प्रीति की जो निबंध है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकास संबंधी निबंधों की विशिष्ट पहचान है कि वे न तो नितांत बौद्धिक हैं और न ही नितांत भावात्मक, मतलब न ही बुद्धि से संबंधित है और न ही भावनाओं से, मतलब पूरी की तरह किसी भी एक से संबंधित नहीं है। लोभ और प्रीति निबंध भी इसी विशेषता को बखूबी दर्शाता है। इसलिए शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति जैसे दो महत्वपूर्ण मनोविकार का गहन विश्लेषण किया है। लोभ और प्रीति जो चीजें हैं इसके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर विश्लेषण किया है, क्योंकि लोभ और प्रीति ये दोनों मनोविकारे हैं, मतलब हमारे मन में उठ रहे ये गलत भावनाएं हैं।
उनकी परिभाषाएं दी है, उनका वर्गीकरण भी इन्होंने किया है और उनके सूक्ष्म भेदों को भी स्पष्ट किया है। तो इस निबंध की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम लोग निम्नलिखित देखेंगे। पहला है बुद्धि और हृदय का समन्वय। देखिए, लोभ और प्रीति निबंध शुक्ल जी की उस प्रविधि का उत्कृष्ट उदाहरण है जहां वे विषय के बौद्धिक विवेचन के साथ साथ हृदयगत अनुभूतियों को भी स्थान देते हैं। मतलब बुद्धि से सोचने के साथ साथ हृदय से भी सोचने का काम करते हैं, दिल से भी सोचने का काम करते हैं। वे लोभ और प्रीति के सैद्धांतिक पक्ष पर विचार करते हैं। जो सिद्धांत हैं लोभ और प्रीति के, उसके ऊपर वे विचार करते हैं, उनकी नैतिक और व्यवहारिक स्थितियों का विश्लेषण भी करते हैं, लेकिन साथ ही वे मानवीय संबंधों और भावनाओं की सहजता को भी व्यक्त करते हैं। किस तरह से लोभ और प्रीति के कारण लोगों के जो मानवीय संबंध हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उसकी भी सारी चीजों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लें, उदाहरण मैंने हर एक जहां तक मैंने उदाहरण रखने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर समझ में आए। देखिए, जब वे राम और सीता के मर्यादित प्रेम का वर्णन करते हैं तो उनकी शैली में एक अद्भुत आवेग और रमणीयता आ जाती है, ठीक है, जो केवल बौद्धिक विश्लेषण से संभव नहीं है। राम और सीता का जो मर्यादित प्रेम है, जब उसका वर्णन रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं तो उसमें एक शैली देखने को मिलता है, उसमें एक आवेग देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें केवल बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आवेग भी है, एक शैली भी है, अद्भुत शैली है, रमणीयता भी है। यह उदाहरण उनकी सहृदयता और भावुकता को भी दर्शाता है, जहां उनका आर्यत्व एक सहृदय भाव का स्वरूप धारण कर लेता है, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर की बिंदु है लोक व्यवहार और जीवनगत स्थितियों पर आधारित विश्लेषण। तो शुक्ल जी के मनोविकास संबंधी निबंधों की तरह लोभ और प्रीति भी विशुद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बजाय लोक व्यवहार और जीवनगत स्थितियों के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। वे इन मनोविकारों का अध्ययन करते समय सामान्य लोक के अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं और वे बताते हैं कि कैसे लोभ और प्रीति जैसे भाव हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। उनका विश्लेषण केवल पुस्तकों या सिद्धांतों तक सीमित न होकर व्यवहारिक जीवन के अनुभवों से भी जुड़ा है। देखिए, जो लोभ और प्रीति जो हम निबंध पढ़ते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है कि जो हमारे मन के ये दोनों विकार हैं ये हमारे सामान्य लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये हमारे दैनिक जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसकी कौन सी परिस्थिति में लोभ और प्रीति जन्म लेते हैं हमारे मन में, और इसके लिए केवल पुस्तक पढ़ना जरूरी नहीं है बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। 3 नंबर का जो बिंदु है जिसमें नैतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें शुक्ल जी इन मनोविकारों का केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करते हैं बल्कि उनके नैतिक और सामाजिक पक्षों पर भी गहन विचार विमर्श करते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि लोभ का समाज और व्यक्ति के नैतिक आचरण का पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रीति किस प्रकार मानवीय संबंधों में सकारात्मकता लाती है। मतलब लोभ जो है जिससे समाज में दुराचार फैल जाता है, सारी चीजें इधर से उधर फैल जाती है। कोई आदमी है जो लोभ के कारण फंस जाता है कहीं पे, लेकिन प्रीति जो है जो कि सकारात्मक, प्रीति के चलते बहुत सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो वे इन मनोविकारों का संबंध शील और सात्विकता के स्थापन से जोड़ते हैं, जिससे उनके निबंधों में एक गहरी नैतिक दृष्टि भी हमें देखने को मिलती है। वे केवल भावों का मीमांसा नहीं करते बल्कि उनके नैतिक परिणाम पर भी प्रकाश डालते हैं। आगे अगर बात करें 4 नंबर की, तो जिसमें मौलिक चिंतन और सूक्ष्म भेद का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो क्या होता है, लोभ और प्रीति में शुक्ल जी का मौलिक चिंतन स्पष्ट रूप से झलकता है। वे लोभ और प्रीति के बीच के सूक्ष्म भेदों को अत्यंत कुशलता से स्पष्ट करते हैं। मैं तो कहूंगा अगर आप लोगों ने लोभ और प्रीति निबंध नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़कर एग्जाम में जाइए, ठीक है। वे यह बताते हैं कि लोभ एक संकीर्ण और स्वार्थी भावना है जबकि प्रीति व्यापक और निस्वार्थ हो सकती है। लोभ और प्रीति के सूक्ष्म और मौलिक जो चिंतन उसके बारे में बताते हैं कि जो लोभ है वो क्या है, लोभ जो है वो एक स्वार्थी चीज है, ठीक है, संकीर्ण है, छोटा है, लेकिन जो प्रेम है वो व्यापक है, वो सर्वत्र है, हर जगह विराजमान है। वे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इन दोनों भावों की प्रकृति और उनके परिणाम को स्पष्ट करते हैं, जिससे पाठक को इन मनोविकारों की गहरी समझ प्राप्त होती है। उनकी यह क्षमता उन्हें अन्य मनोवैज्ञानिक निबंधकारों से भी अलग करती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, निबंध है। अगर आप लोग पढ़ कर जाते हैं तो आप लोगों का एग्जाम अच्छा होने की संभावना बनी रहती है। 5 नंबर है विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान का समन्वय। देखिए, यह निबंध विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान निबंधों की विशेषताओं का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। क्या होता है, एक और शुक्ल जी लोभ और प्रीति के स्वरूप, संदर्भ और विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध और युक्तिपूर्ण विवेचन करते हैं, जो एक विषय प्रधान निबंध के दर्शाता है। मतलब इसमें क्या दिखाते हैं कि क्रमबद्ध चीजें हैं जो कि सीरियल चलती हैं, युक्तिपूर्ण है, ठीक है, उसके संदर्भ में बताते हैं, विभिन्न पहलू पर चर्चा करते हैं।
वे तर्क, युक्ति और उदाहरणों से अपने विचारों को पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर क्या कहते हैं उनके मतलब ये युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा इनकी अपने विचार को दिखाते हैं। दूसरी ओर उनकी निजी भंगिमा, सौंदर्य भावना, अमोद व्यंग शक्ति और सहृदयता भी इस निबंध में प्रमुखता से अभिव्यक्त होती है, जो इसे व्यक्ति प्रधान निबंध का रूप देती है। वे अपने व्यक्तित्व की निश्चल अभिव्यंजना के माध्यम से विषय को और अधिक सजीव और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है। छठा नंबर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, साहित्यिक उदाहरणों का प्रयोग। शुक्ल जी ने इन निबंधों में, विशेषकर लोभ और प्रीति में, साहित्यिक ग्रंथों से उदाहरण और उदाहरण दिए हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है। मैं तो कहूंगा आप लोग अगर इसका मतलब निबंध नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाकर मेरे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वो सारी चीजें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें पूरा धोखा निबंध आप लोगों को समझाया गया है, वहां से एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है। इन उदाहरणों के माध्यम से वे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, साथ ही निबंध को साहित्यिक सौंदर्य भी प्रदान करते हैं। तो यह दर्शाता है कि उनका लेखन केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि साहित्यिक अभिरुचि से भी पोषित है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि लोभ और प्रीति आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल के जो भाव हैं, जो उनके मन में उठ रहे विकार हैं, उनके संबंधी इन सभी निबंधों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह निबंध न केवल लोभ और प्रीति जैसे जटिल मनोविकारों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, बल्कि शुक्ल जी की अनूठी लेखन शैली, उनकी जो लिखने का जो तरीका है सबसे अलग है, उसकी भी पहचान कराता है। उनकी बौद्धिक शक्ति को परखता है, हृदय की संवेदनशीलता को देखता है, लोक व्यवहार की गहरी समझ का भी प्रमाण करता है। तो इस निबंध में विषय की गहनता, तार्किक प्रस्तुति और लेखक के व्यक्तित्व का अद्भुत समन्वय इसे हिंदी निबंध साहित्य में एक अद्वितीय स्थान दिलाता है। मतलब इन सारी गुणों के कारण हिंदी साहित्य में उसको एक अलग जगह मिलती है। तो यह निबंध हमें मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को समझने और उनके नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। देखिए, ये लोभ और प्रीति जो निबंध था वो आज का लिखा हुआ नहीं है। इतने सालों के बाद भी जब मैंने इसे पढ़ा पहली बार तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये आपके जीवन से भी संबंधित सारे सवालों को उठाता है अपने बीच में, कहानी के बीच में, निबंध के बीच में। ठीक है। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने 4-5 बार बोल दिया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने कई बार बोल दिया है, बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ कर जाते हैं तो एग्जाम अच्छा होगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी बता दिया है, दिसंबर 2025 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है MHD 4 के। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मिलेगा, आप लोग वहां से जरूर चेकआउट करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।